हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पर। यह है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन बेसिक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपका पीसीएस एग्जामिनेशन है वहां पर जो काफ़ी क्वेश्चन हैं वो जर्नल साइंस के आते हैं। और जर्नल साइंस में खासकर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो फिजिक्स है उसके क्वेश्चन हम कम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पेपर में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है। बट स्टिल फिजिक्स के क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में दिखते हैं और वो क्वेश्चन आपको फिर वहाँ पर दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे और एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के लिए होने वाला है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे स्टेट सिविल सर्विस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। किसी भी कैंडिडेट को अगर इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के ऊपर जाकर इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और इसके साथ साथ वो डेमो वीडियोस भी देख सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। हम पहले क्वेश्चन से ये लेक्चर शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो फिजिक्स में क्वेश्चंस की पूछी जाती है वो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर यूनिट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो एक क्वेश्चन आपको पक्का सॉल्व करने में काफ़ी ईजी फील होगा अपने एग्जामिनेशन में। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एमीटर और चौथा ऑप्शन है मर्करी ट्यूब्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर हम थर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई बार यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई बार यूज करते हैं। तो पायरोमीटर आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनेगा। सिमिलरली मर्करी ट्यूब्स का रिलेशन करंट मेजरमेंट में काफी कम है, कोई लिंक नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। दो पॉइंट पे आप कंफ्यूज होंगे, वोल्ट मीटर पे एंड एमीटर में। लेकिन जब आप वोल्ट मीटर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग वोल्टेज पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको आंसर पता हो, आप डायरेक्ट आंसर लगाइए, और दूसरा जो तरीका है जो कि कई बार हम एक लॉजिक वे से करते हैं वो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते थे। करंट को मेजर करने की डिवाइस क्या है? एमीटर। और अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें तो भी आप एमीटर तक पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर सी। जो एमीटर है ये एक डिवाइस है जो कि हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जो वोल्ट मीटर है वो हम वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और जो एमीटर है बेसिकली होता कुछ नहीं, लो रेसिस्टेंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। और जो आइडियल एमीटर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। और जो एमीटर है इनको बेसिकली हम लो रेसिस्टेंस का रखते हैं, ताकि ये जितना लो रेसिस्टेंस इनमें होगा उतना एक्यूरेटली ये मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डिवाइस में। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब सोनार। एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो आप बहुत बार सुनते हैं, ये टर्म है सोनार। ठीक है, इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कई बार यूज करते हैं ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए, तो वहां पर हम कहते हैं कि हमने सोनार टेक्नोलॉजी यूज करी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फुल फॉर्म है सोनार की। इज इट साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और साउंड नेविगेशन एंड रिकॉर्डिंग, स्लो नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ओवरऑल नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ड बाय वर्ड नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो आप डी ऑप्शन पे पहुंचेंगे, लेकिन डी ऑप्शन सही नहीं है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो साउंड में सोनार है सो साउंड वाला एसओ है, और नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, अब साउंड की जो एप्लीकेशन है सोनार की वो हम कहाँ देखते हैं? वो हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस में जब हम डेप्थ मेजर कर रहे होते हैं या डिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर सोनार लगा रखा है तो वो एक साउंड वेव छोड़ेगा, ये साउंड वेव नीचे जाएगी डेप्थ पे आके और टकरा के वापस आएगी, और वो टाइम हम नोट कर लेंगे कितने टाइम पर वो जो साउंड है वो वापस आई है, और उसके थ्रू हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक टेक्निक है जिससे हम जो ऑब्जेक्ट है सी में बॉटम पर उसको मेजर कर सकते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करती हैं टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर फ्रिक्शन। अब यहाँ पर आपसे फ्रिक्शन एक कंसेप्ट है, जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी रफ सरफेस होगी उतनी फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन इज बेसिकली नथिंग बट अपोज टू द मोशन, कि जो चीज मोशन को अपोज करती है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन है पायरोमीटर, ट्राइबोमीटर, ऑडोमीटर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट हम कम ही ध्यान में रखते हैं। हमारे जो ध्यान में रहता है वो रहता है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मामीटर, ये इंस्ट्रूमेंट्स हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन फ्रिक्शन वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फ्रिक्शन में ट्राइबोमीटर को बहुत याद रखना है कि ट्राइबोमीटर एक डिवाइस है जो कि एक ग्राफ बनाती है, प्रोफाइल ग्राफ हम उसे कहते हैं, और उस प्रोफाइल फ्रिक्शन से हमें पता लगता है कि कितनी फ्रिक्शन है सरफेस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर बी। अब याद रखिए कि एक ट्राइबोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रिक्शन मेजर करता है किसी सरफेस की, और एक प्रोफाइलोग्राफ बनाता है जो कि सरफेस रफनेस का एक ग्राफ बना के देती है कि कितना रफ एक सरफेस है। जितना ग्राफ उबड़ खाबड़ होगा उतनी रफ सरफेस होगी, जितना ग्राफ स्मूथ होगा उतनी स्मूथ सरफेस होगी। तो ये एक डिवाइस है जो कि फ्रिक्शन को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि when a steel ball is placed on the surface of mercury it does not sink because, कि अगर हम एक स्टील बॉल को मरकरी की सरफेस पे रखते हैं तो ये डूबती क्यों नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी, मरकरी इज अ सेमी सॉलिड, ऑफ द हाई विस्कोसिटी ऑफ मरकरी, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बायोन्सी वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर हम मान लो वाटर के ऊपर एक स्टील बॉल रखते हैं तो वो वाटर में पक्का डूब जाएगी। अब ये क्यों डूब जाती है? क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी है वो मरकरी की जो बॉल है स्टील की डेंसिटी से क्या है? कम है। तो जो चीज ज्यादा डेंस होगी वो दूसरी में सिंक करने में काफी इजी रहेगी। अब क्योंकि मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टील, इसलिए जो स्टील है वो उसके ऊपर तैरती है, डूबती नहीं है। जितना हैवी सब्सटेंस होगा, जितना डेंस सब्सटेंस होगा, वो उतने लाइटर सब्सटेंस में इजीली डूब जाएगा। लेकिन अगर दूसरा सब्सटेंस भी हाई डेंसिटी का है तो पहले वाला सब्सटेंस उसमें नहीं डूबेगा बल्कि ऊपर ही रहेगा, सिंक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है आर्गन। आपको बताना है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस फिल्ड होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक कंसेप्ट याद रखना है वो ये रखना है पहले कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, फ्लोरोसेंट डिवाइसेस हो गए, फ्लोरोसेंट लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टंगस्टन बल्ब हो गया, इन सब में हम एक इनर्ट गैस यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उसमें थोड़ी सी इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं। और ये इनर्ट गैस बेसिकली क्या है? आर्गन, जिनॉन। तो ये रिएक्टिव नहीं होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें और आपको अगर पता है कि इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस नहीं होती, ऑक्सीजन इनर्ट गैस नहीं होती, हाइड्रोजन इनर्ट गैस नहीं होती। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है आर्गन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में बेसिकली आर्गन गैस को फिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 2 बल्ब्स आर फिटेड इन अ रूम इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, कि एक रूम में 2 बल्ब हमने फिट किए हैं, वन ऑफ देम ग्लोज ब्राइटर देन द अदर, एक ज़्यादा ब्राइटर चलता है और दूसरा थोड़ा कम ब्राइट है। तो आपको बताना है कि इसका लॉजिक क्या होगा। सेम इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, ठीक है, सब में सप्लाई सेम है, उसके बावजूद एक बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है और एक बल्ब कम ग्लो करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि जो ब्राइटर बल्ब है उसका रेसिस्टेंस कम है, सेकेंड ऑप्शन है कि जो ब्राइटर बल्ब है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तीसरा ऑप्शन है कि बोथ द बल्ब हैव द सेम रेसिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जब भी हम सप्लाई देते हैं करंट की, तो उसमें जब हम सप्लाई बल्ब में करंट की सप्लाई जाती है तो बहुत अमाउंट ऑफ जो सप्लाई है, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो बेसिकली डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जितनी हीट एनर्जी निकल जाएगी उतनी ही कम लाइट एनर्जी फिर क्रिएट होगी, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो कंजर्व्ड है और वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एक है हीट एनर्जी और दूसरी है लाइट एनर्जी। ठीक है, अब जितनी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी लाइट एनर्जी उतनी कम होगी, उतनी ही ब्राइटर आपकी नहीं होगी बल्ब, उतनी ही लेस ब्राइटर बल्ब होगी, और जितनी कम हीट एनर्जी होगी उतना ही ब्राइटर आपका बल्ब होगा। अब ये हीट एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी? ये डिपेंड करेगी रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब पर, कि अगर मान लो जो बल्ब का फिलामेंट है उसका रेसिस्टेंस कम है तो उसमें हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी अगर कम प्रोड्यूस होगी तो लाइट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से जो बल्ब है वो ब्राइटर ग्लो करेगा। अगर हम उल्टा केस देखें तो अगर मान लो टंगस्टन का फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा है
तो उस केस में हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और लाइट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो बल्ब आपका लेस ग्लो करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए कि जो बल्ब ब्राइटर है उसका रेसिस्टेंस कम है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसको पहली बार खोजा गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर नाम है जो आपने बहुत बार सुना होगा। जब ये बल्ब बनाया जाता है तो पहले इसको इवैक्यूएट किया जाता है, इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके बाद उसमें एक फिलामेंट लगाया जाता है टंगस्टन मेटल का। अब हम टंगस्टन मेटल का फिलामेंट क्यों यूज करते हैं? हम टंगस्टन मेटल का फिलामेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है, ये जल्दी मेल्ट नहीं करता है। जब हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा, लेकिन जो टंगस्टन मेटल है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, इसलिए मेल्ट नहीं करता है। और अब हम इसको इवैक्यूएट क्यों करते हैं? वैक्यूम को क्रिएट करते हैं ताकि जो फिलामेंट है वो बर्न ना हो और उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। अगर मान लो हमने इसको इवैक्यूएट नहीं किया, बल्ब को पूरा वैक्यूम क्रिएट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो गैसेस होंगी वो फिलामेंट को ऑक्सीडाइज कर देंगी और उसकी बर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगी, जल्दी बर्न करवा देंगे उसको, तो वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो टू अवॉइड द बर्निंग ऑफ फिलामेंट और टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट द बल्ब इज मेड इवैक्यूएटेड। और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस की ऐड की जाती है, आर्गन या क्रिप्टन, ताकि जो टंगस्टन है वो बर्nt ना हो और वो वेपोराइज ना हो। और जो ऑर्डिनरी बल्ब है उसमें लगभग 5 से 10% इलेक्ट्रिक एनर्जी सिर्फ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है, बाकी जो एनर्जी है वो आपकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बेसिकली क्या है? ये वेस्टफुल एनर्जी है। तभी आप देखते हैं कि जब आप अगर बहुत देर बल्ब चल रहा हो उसका आप पकड़ते हैं तो वो काफ़ी गर्म होता है। जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी ही कम लाइट एनर्जी होगी और उतना ही कम ग्लो आपका बल्ब करेगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कवर किया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक ट्यूबलाइट गिव्स व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइट बिकॉज ऑफ, कि जो हमारे घरों में एक लंबी वाली ट्यूबलाइट होती है ये व्हाइट लाइट क्यों देती है? पहला ऑप्शन है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फिल्ड गैस अंडर इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है हैवी करंट, तीसरा है वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब और चौथा है फॉलिंग ऑफ यूवी रेस ऑन द व्हाइट इनर कोटिंग ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर आपको बहुत ही इजी समझना हो गया होगा कि व्हाइट लाइट क्यों देती है, क्योंकि उसमें व्हाइट इनर कोटिंग ऑफ द ट्यूब होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी, क्योंकि जब यूवी रेस व्हाइट इनर कोटिंग पे फॉल करती हैं तो वो फ्लोरोसेंट लाइट देती है। अब यहाँ से आपको समझना है कि जो फ्लोरोसेंट लैंप है वो क्या होता है, उसकी किस तरीके की कंपोजिशन होती है। कि जो एक फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब है इसमें एक गैस फील्ड होती है लो प्रेशर पर, मरकरी वेपर एंड आर्गन वाली, जिनॉन, नियोन और क्रिप्टॉन। जनरली ये क्या है? आपकी इनर्ट गैसेस हैं। तो हम मरकरी के अलावा आर्गन, जिनॉन, नियोन और क्रिप्टन फील्ड करते हैं लो प्रेशर पर इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। उसके बाद जो प्रेशर है लैंप के इनसाइड या जो ट्यूबलाइट के इनसाइड वो काफ़ी लो रखा जाता है, इट इज़ ओनली 0.3% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मरकरी है जो ट्यूब के इनसाइड हमने फिल कर रखी है, ये सफिशिएंट थर्मल एनर्जी जब मिलती है इसको इलेक्ट्रिक करंट के बाद, पास ऑन करने के बाद, तो वेपोराइज होनी शुरू होती है और वेपोराइज होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एमिट करती है जो कि यूवी रेस एमिट करते हैं बेसिकली। और जब यूवी रेस फॉल करती हैं इनसाइड वॉल ऑफ द ट्यूब पर, तो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल कोटेड है इस पूरी ट्यूबलाइट पर, ऊपर वाली साइड पर, अंदर वाली साइड पर। तो जब यूवी रेस इस पर फॉल करती हैं व्हाइट ट्यूबलाइट पर, तो ये व्हाइट कलर आपका मिलता है हमें, और ये काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी की लाइट हमें देखने को मिलती है और काफ़ी प्यारी लाइट ये होती है फ्लोरोसेंट लैंप की। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर किया। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर, जहां पर हमने बेसिक फिजिक्स के 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना है, एक तो पहला है इंस्ट्रूमेंट्स, आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो पार्ट है वो है आपका कि आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, सोनार है ना, इनके बारे में आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक नई टर्म है लाइडार, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत टर्म्स हैं फिजिक्स की जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या फ्लोरोसेंट लाइट है, फ्लोरोसेंट लैंप है, इनका कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से बेटर है अपने पिछली वाली जनरेशन से। जैसे अगर आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन फ्लोरोसेंट एंड एलईडी, और यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि एलईडी ज़्यादा पावर सेविंग करती है, ज़्यादा अच्छी लाइट देती है, लॉन्ग लाइफ होती है, तो आप बोलते हैं कि हाँ तीनों ही पॉइंट सही हैं। तो आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप यहाँ पर अपनी बेसिक फिजिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8146207241 पर, या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@civilstep.com पर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।